अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कुछ विस्पर थ्योरी के बारे में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने कहा था किसी भी शेप की मॉलिक्यूल डिपेंड करती है सेंट्रल मेटल के एटम के ऊपर कि सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। फिर इसी तरह हमने कुछ मॉलिक्यूल की शेप्स बनाई थी कि CH4 की शेप टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल क्यों है। एमोनिया है, एमोनिया की शेप पिरामिडल है, तो पिरामिडल क्यों है। इसी तरह वाटर की शेप बेंड है, तो बेंड क्यों है। 104.5 का एंगल है तो क्यों है। CH4 में एंगल 109.5 का है तो क्यों है। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सब कुछ कंक्लूड किया था कि किसी एटम के, किसी मॉलिक्यूल के पास अगर एक से ज़्यादा लोन पेयर होंगे या एक से ज़्यादा बॉन्ड पेयर होंगे तो उसकी जियोमेट्री और शेप कैसी होगी। आज हम पढ़ेंगे कुछ रेजोनेंस के हवाले से। सबसे पहले ये देखेंगे कि रेजोनेंस की ज़रूरत पेश क्यों आई, और उसके बाद हम रेजोनेंस को डिफ़ाइन करेंगे कि रेजोनेंस क्या होती है और इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाएगा और किन मॉलिक्यूल्स के ऊपर रेजोनेंस अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट से बात करते हैं। एक मॉलिक्यूल है, आपने नाम सुना होगा, इसको बोला जाता है बेंजीन। इसको बोला जाता है बेंजीन। इस कार्नर से इस कार्नर से इस कार्नर, इस कार्नर, इस कार्नर, इस कार्नर, हर एक कार्नर से मुराद एक कार्बन है। ठीक है। अगर और ओपन करके स्ट्रक्चर बनाए, कार्बन 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 कार्बन, कुछ यूं है। ठीक है। साथ में कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड से ताल्लुक नहीं है। कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड। असल में ये डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन कार्बन के दरमियान है, हाइड्रोजन इसके साइड पे होता है, इस कार्बन के साथ यूं। ठीक है। कार्बन कार्बन के दरमियान है, इसके साथ भी हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। जो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखते हैं कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, तो कार्बन टू कार्बन सिंगल की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1.54 एंगस्ट्रॉम कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। दो एटम है, कार्बन कार्बन है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम से मुराद है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। इस तरह जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। 1.34 एंगस्ट्रॉम। एक बात याद रखना कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। जब डबल बॉन्ड की बात करेंगे उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। जब ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो और बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। आपके जहन में ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों होता है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका जवाब हम आने वाली थ्योरीज के अंदर देंगे कि क्यों कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है और डबल बॉन्ड की छोटी है। ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे और छोटी होगी। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं और इनको एक्सरे डायफ्रैक्शन की मदद से फाइंड किया जाता है। अब इसका मतलब ये है, अगर ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1.54 एंगस्ट्रॉम यूँ होनी चाहिए। लेकिन जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर ये जो कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है, इनकी बॉन्ड लेंथ मालूम करने की कोशिश की तो हमने देखा कि ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इसके साथ मैच नहीं करती।
ना ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वैल्यूज मैच करती हैं। मतलब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम नहीं है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम नहीं है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया कि कार्बन टू डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है और कार्बन टू सिंगल बॉन्ड कार्बन की बेंजीन के अंदर बॉन्ड लेंथ कितनी है, हमने बेंजीन के मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। जब हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि इसमें से कोई भी बॉन्ड लेंथ इनके साथ मैच नहीं होती। मतलब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम नहीं थी, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम नहीं थी। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो जितनी भी लेंथ हैं सारी की सारी लेंथ थी हमारे पास 1.40 एंगस्ट्रॉम, चाहे वो सिंगल बॉन्ड है या चाहे वो डबल बॉन्ड है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ 1.40, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 1.40, यहाँ से यहाँ तक 1.40, यहाँ से यहाँ तक 1.40। ये जो लेंथ थी ये कार्बन टू सिंगल बॉन्ड कार्बन से छोटी थी और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से ये वाली लेंथ ज़्यादा थी। इसका मतलब ये है कि बेंजीन के मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। जिस तरह बेंजीन की ये स्ट्रक्चर लिखी, इसी तरह बेंजीन की एक और स्ट्रक्चर लिखेंगे। फिर एक और बेंजीन की स्ट्रक्चर आई। कौन सी बेंजीन की स्ट्रक्चर आई? यूं, कार्बन 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 कार्बन। इस शेप के अंदर हमने क्या किया, इस शेप में हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया। पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया था, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल डबल डबल सिंगल सिंगल डबल डबल सिंगल हो गया। इस तरह हमने क्या कहा कि बेंजीन के मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिखते हैं। अभी हमने 2 बोर्ड पे बनाई हैं। जब आप लोग आगे क्लासेस में जाओगे तो बेंजीन के मॉलिक्यूल की 5 स्ट्रक्चर्स भी हैं। अभी हम 2 पे ही रुकेंगे और 2 से समझेंगे। कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ अगर एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना हो तो उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक से ज़्यादा लिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस प्रोसेस को रेजोनेंस बोलते हैं। द फिनोमेना इन विच मोर देन वन लिविंग स्ट्रक्चर विल ड्रॉन टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, दैट सच फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होगी तो हम मॉलिक्यूल के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसे बोला जाता है रेजोनेंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ तक बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। जब कोई एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करेगी तो सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं और इन स्ट्रक्चर को हम और इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस बोलते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा और फिर हम ये देखते हैं इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बोला क्या जाता है। वो स्ट्रक्चर जो
बनाई जाती हैं किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है। जिस तरह यहाँ पे ये दो हैं, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, इन्हें कोलोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। जो भी आप बोलना चाहें इन दोनों में से, इन तीनों में से बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? एक हम बोल सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तीसरा हम बोल सकते हैं कोलोनिकल स्ट्रक्चर, बोल सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसी रेजोनेंस के प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। फिर क्या कहता है, फिर कहते हैं कि जितनी भी आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए हम एक और शक्ल बनाते हैं, हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो स्ट्रक्चर इन सब स्ट्रक्चर का मजमूआ होता है। इन सब स्ट्रक्चर का मजमूआ होता है, मजमूए से मुराद है हाइब्रिड होता है। इन सब स्ट्रक्चर की एक और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर का। कैसे? तो यहाँ देखो, चाहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनानी है, एक बात का याद रखना कि पोजीशन ऑफ एटम कभी भी चेंज नहीं होगा। पोजीशन ऑफ एटम कभी भी चेंज नहीं होती। अपने पास पॉइंट लिख लें। पॉइंट नंबर 1, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द पोजीशन ऑफ एटम कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे जो कार्बन है ये भी वही कार्बन है, ये जो कार्बन है ये भी वही कार्बन है, ये जो कार्बन है ये भी वही कार्बन है, ये जो कार्बन है ये भी वही कार्बन है। कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। तो चेंज क्या होता है? तो चेंज सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। सारी की सारी एक दूसरे से पाई बॉन्ड की बेस पे अलग होती हैं। पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं, या ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे डिफरेंट होगी। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ तो इसमें यहाँ, इसमें यहाँ तो इसमें यहाँ। इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। हर एक के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। जितने यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, इतने ही यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स। और एग्जांपल से भी देखेंगे। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस क्या कहती है? रेजोनेंस कहती है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्ट्रक्चर सिंगल लिव स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती, उनके लिए हमने एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाई है। असल में क्या होता है, रियल में क्या होता है, ऐसे इन मॉलिक्यूल्स के अंदर डीलोकलाइजेशन होती है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है। क्या होती है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स से क्या मुराद है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है इसके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती। इसके अंदर जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, वो इसके अंदर घूमते रहते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमेंगे। अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये कुछ यूँ होता है, जिस तरह इसको बेंजीन मान लें तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अबाउ द प्लेन और बिलो द प्लेन घूमते रहते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पे फिक्स नहीं होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है?
डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखें इन दो स्ट्रक्चर्स का हमने एक मजमुआ बनाया। कौन सा मजमुआ बनाया? हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर हम क्या कह रहे हैं? हाइब्रिड के अंदर हम कह रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ भी हो, कहीं भी हो सकते हैं। इसके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है। जब डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है तो तब ही ये डबल बॉन्ड के बराबर नहीं है। ये वाला जो बॉन्ड है ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड है, ना ही प्योर डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से बेंजीन के अंदर कार्बन टू कार्बन एटम की जो बॉन्ड लेंथ है वो इनसे मैच नहीं हो पाती। ये आपके पास रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस को और मॉलिक्यूल्स के ऊपर एग्जांपल्स के साथ अप्लाई करते हैं। अब जितने रूल्स मैंने बताए यही रूल्स रिपीट करने हैं। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम बनाते हैं ओजोन की स्ट्रक्चर। ठीक है, ओजोन की भी दो कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म हैं। ओजोन है, ओजोन का फार्मूला है O3। क्या फार्मूला है? O3। कैसी स्ट्रक्चर होती है ओजोन की? तो ओजोन की स्ट्रक्चर आपके पास होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ज़रा देखिएगा क्या लीविस स्ट्रक्चर से इसके हर एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं या नहीं होते? इसी तरह इसकी दूसरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर देखें हर एक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इस ऑक्सीजन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे। इस ऑक्सीजन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे। इस ऑक्सीजन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे। लेकिन ना ही ये प्योर डबल बॉन्ड है, ना ही ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यहाँ डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड कहाँ पे बनाना है? यहाँ पे। बाकी सारा सेम। अब इसके अंदर देखें तो आपको इसके अंदर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरे हैं। चेंज क्या हुआ? पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई। पहले यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स सब कहाँ पे आ गए? यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसको आप यूँ कह सकते हो, इसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास। क्या कह रहा हूँ मैं? कह रहा हूँ ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन सही हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाया इन्होंने, वहाँ पे मैं शो करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं शो करता हूँ यही स्ट्रक्चर मैं दोबारा बना रहा हूँ। ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, मैंने क्या कहा? शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ? बॉन्ड्स को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ और ये बॉन्ड्स वापस ऑक्सीजन के पास। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए
इधर यहाँ पे इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया, ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस इस ऑक्सीजन के पास, ये आप लोगों के पास बनती है सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ O3 मॉलिक्यूल, मतलब सेकंड स्ट्रक्चर है ओजोन मॉलिक्यूल की। अभी आप लोग शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड से इसको याद ना रखो, सिर्फ यूँ याद रखो कि कभी पाई बॉन्ड यहाँ पे, कभी पाई बॉन्ड यहाँ पे। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कोलोनिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसके अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये वाला ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ये ऑक्सीजन अपनी जगह ही मौजूद है, ये ऑक्सीजन अपनी जगह ही मौजूद है, ये ऑक्सीजन अपनी जगह ही मौजूद है। ये पॉसिबिलिटीज़ बना रहे हैं कि ऐसी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। जो रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर्स को बोर्ड के ऊपर नहीं बनाया जा सकता। हाँ, हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल को कंबाइन करके हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या देखें, हाइब्रिड के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन 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 क्या है? जो सिंगल बॉन्ड है, पहले सिंगल बॉन्ड ड्रा करें, सिंगल बॉन्ड ड्रा कर दिए आपने। ज़रूरी नहीं है कि साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रा करें, आपकी बुक में ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रा नहीं किए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ तो कभी यहाँ, कभी यहाँ तो कभी यहाँ। तो जहाँ जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं उसे डॉट से शो कर दें। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आप लोगों की बुक में जो फर्स्ट ईयर की न्यू आई है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल है ओजोन मॉलिक्यूल की, और साथ में लिखता भी है कि इनमें एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है। एक बात याद रखें, जिस मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं वो इतना ज़्यादा स्टेबल होता है। एक मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो इतना ज़्यादा स्टेबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बोनेट आयन इम्पॉर्टेंट है। कार्बोनेट आयन इसको भी देख लें, कार्बोनेट आयंस को देख लें। कार्बोनेट आयन का फार्मूला क्या है? आना चाहिए आप लोगों को इस लेवल के ऊपर, फर्स्ट ईयर के ऊपर। कार्बोनेट ग्रुप CO3 -2, कार्बोनेट आयन, इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। यूजली हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट का जिक्र करेंगे, क्योंकि जब पानी के अंदर इसको डिज़ोल्व करेंगे तो पॉजिटिव पार्ट अलग, नेगेटिव पार्ट अलग। पॉजिटिव पार्ट अलग, Mg+2 अलग, CO3 -2 अलग। यहाँ पे देखें CO3 -2 क्या मतलब? इसका मतलब ये है कार्बन कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन बनाएं आप। एक बनाएं डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यूँ बना लेते हैं। पहली स्ट्रक्चर बना लो, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लें पहली स्ट्रक्चर के अंदर, दूसरी के अंदर हम शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड से ही समझाऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे। इस ऑक्सीजन को देखें 1 2, बाकी कितने बच गए? 6। 1 2 3 4 5 6। इधर देखें, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी कितने रह गए? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को देखें, ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ज़रा देखें ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन छठे ग्रुप से है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। इसके पास 6, छठे ग्रुप से तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन गौर से देखें तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे सिर्फ देखें
इसके पास 6 अपने इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हैं, ये 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया इसके पास? 7वां इलेक्ट्रॉन इसने किसी से लिया हुआ है, ठीक है। एक बात याद रखना, एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 6 हैं, इसके पास भी 6 हैं। यहाँ पे आपको कितने नज़र आ रहे हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने कहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया? तो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, एक सोडियम दूसरा सोडियम, और यह है CO3। एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से लेता है -1, एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से लेता है -2 चार्ज। इन दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। हमने पहले लेक्चर के अंदर ये बात की थी। इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट को देखें, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप से है? दूसरे ग्रुप से है, CO3। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और वो कौन लेगा? CO3 लेगा। इसी तरह यहाँ पे इसके ऊपर अक्सर चार्ज लिखा जाता है -1। -1 अगर पूछे क्यों लिखा है, तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने ये बात की है कि एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? तो हमने बताया कि प्रोटॉन चेंज नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव चार्ज में इजाफा हो जाता है। -1 एक स्ट्रक्चर होगी। एक्सपेरिमेंट करके देखा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे फिक्स नहीं है, सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर है, तो हमने कहा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर पोजीशन ऑफ एटम को चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है डबल बॉन्ड की पोजीशन को। तो चेंज करें, क्या बनता है? पहले एटम लिख लें। देखें, सिंपल सी बात है। देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करें। सुने बात, ठीक है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करें, और इन 2 इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को दे दें। क्या स्ट्रक्चर बनती है? कार्बन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपनी जगह वैसे ही, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन वैसे ही लिखें। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ने डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड। बाकी ऑक्सीजन के पास कितने पेयर रह गए? एक पेयर, दूसरा पेयर। ऑक्सीजन के पास एक पेयर, दूसरा पेयर रह गया। क्यों? क्योंकि एक पेयर इस बॉन्ड के अंदर आ गया। बाकी इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले अपने 4 थे, 1 2 3 4। जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये कहाँ चले गया? ऑक्सीजन के पास। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 7वें से बॉन्ड बना रहे, तो लाजमी बात है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इसके ऊपर हम चार्ज लिखेंगे -1, इसके ऊपर क्या चार्ज लिखेंगे? -1। तो ये आपके पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। पोजीशन ऑफ एटम इज सेम, बट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड इज नॉट सेम। तीसरी स्ट्रक्चर देखें क्या बन सकती है। तीसरी स्ट्रक्चर इसकी क्या बन सकती है? तो बिल्कुल बन सकती है। कैसे बन सकती है? तो गौर करना, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट करो, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट करना है, और चेंज क्या करना है? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को वापस ऑक्सीजन को दे दो। देखो ज़रा कैसे। मैं लिखता हूँ कार्बन, इस ऑक्सीजन को वैसे ही लिखता हूँ, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन, चार्ज -1। इस ऑक्सीजन को देखो, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, पहले कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इसके पास वापस हुआ। डबल बॉन्ड वापस हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन फिर आएंगे इस बॉन्ड से। यहाँ पे देखो, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं? इधर पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इधर पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये ऊपर वाला।
तो देखो क्या सबके अंदर पोजीशन ऑफ एटम सेम है, पोजीशन ऑफ एटम सेम है। एक बात भूल गए, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1। इसको यूं भी लिख सकते हैं, इधर ब्रैकेट के ऊपर, इधर ब्रैकेट के ऊपर इधर -1 के बजाय इधर एक ही दफ़ा -2 भी लिख सकते हैं कि CO3 के ऊपर -1 इसके ऊपर भी -2 लिख सकते हैं, या यहाँ भी -2 लिख सकते हैं। हमने सिर्फ इतना कहा, एक्सप्लेन किया कि इसके ऊपर -2 क्यों लिख रहे हैं। तो हमने कहा इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। किसी भी मॉलिक्यूल की कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 रूल्स को हमने याद रखना है। पहला रूल हमने क्या कहा, पोजीशन ऑफ एटम सेम, पोजीशन ऑफ एटम सेम, और दूसरा रूल पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस। क्या कहा, पोजीशन ऑफ एटम चेंज, ये ऑक्सीजन इधर ही है, इधर ही है, ये ऑक्सीजन इधर है, इधर है, इधर है, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन। ये जो सेकंड डबल बॉन्ड है ना, ये जो सेकंड डबल बॉन्ड होता है ना, जिस तरह कार्बन कार्बन, इस डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड भी बोलते हैं। और पाई बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब इस मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देखें, ऐसी स्ट्रक्चर जो इन तीनों का मजमुआ हो। ये तीनों क्या हैं, रेजोनेटिंग है, कंट्रीब्यूटिंग है, कोलोनिकल है। हाइब्रिड इन तीनों को देख के बनाएं। पोजीशन ऑफ एटम लिखें, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख लिया। पाई इलेक्ट्रॉन्स का भी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो इसको यूँ डॉट से डिनोट कर दें, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है कार्बोनेट आयन की, ठीक है। इसके ऊपर लिख लें -2 चार्ज। इसके साथ आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करें ना करें, इससे कोई मसला भी आपके लेवल पे नहीं होगा। हमने क्या कुछ पढ़ा, हमने सबसे पहले रेजोनेंस को डिफाइन किया। हमने कहा ऐसे मॉलिक्यूल जिनको सिर्फ और सिर्फ एक लीव स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करती, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, उसके लिए हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स लिखेंगे तो इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमने ये कही कि जो स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, जो स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं उन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, उन्हें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, उन्हें कोलोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। 2 बातें। तीसरी बात हमने कही कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हुए 2 बातों का ख्याल रखना है। एक बात, पोजीशन ऑफ एटम सेम होनी चाहिए, ये सेम इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है। पोजीशन ऑफ एटम को चेंज नहीं करना। ऐसा कभी नहीं है इस ऑक्सीजन को उठा के यहाँ पे लगा लिया, इस कार्बन को उठा के यहाँ पे लगा लिया, ऐसा नहीं। पोजीशन ऑफ एटम हमेशा चेंज रहेगी, एक बात। दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा चेंज होगी। पहले डबल बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ डबल बॉन्ड तुम्हें यहाँ नज़र आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ नज़र आ रहा है। इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रा करना ज़रूरी बात नहीं है। 3 बातें हो गई। चौथी बात हमने ये कही कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाई जाती है जो इन सब की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है कि पाई बॉन्ड किसी भी जगह के ऊपर फिक्स नहीं है। ये आपके पास रेजोनेंस है, इसको सही करके देखें, सही करके पढ़ें, इधर बुक से भी देखें, हर एक पॉइंट पढ़ें और समझ के पढ़ें
क्योंकि आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये चीज़ें हमें काम आएगी किसी और थ्योरी के अंदर। ठीक है, और सही करके पढ़ें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।